गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप। तो ये इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप जो है उसको 40 स्कॉलर्स को इस बार 6 कंट्रीज़ के 40 स्कॉलर्स हैं उनको अवार्ड किया गया है इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए फेलोशिप दी गई है। और ये फेलोशिप देता कौन है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड थाईलैंड इनके रिसर्चर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एलिजिबल रिसर्चर्स को, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं आके। ठीक है। तो ऐसे आज तक हमने 128 फेलोज़ को ये जो हमारी फेलोशिप है आज तक अवार्ड की है। और याद रखो कि जो लास्ट ईयर था उस टाइम पर कोई भी अवार्ड नहीं ऐसा दिया गया था, ऐसी कोई फेलोशिप नहीं दी गई थी बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। ठीक है। तो 2015 से 2000 अभी 21 चल रहा है, तो उसमें सिर्फ एक साल मिस किया गया है, वो है हमारा 2020। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इंडिया की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो शेयर कर सकें, परसू कर सकें इंडियन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है कम्युनिटी पुलिसिंग। तो साइबराबाद जो कमिश्नरेट है हमारा, साइबराबाद पुलिस ने एक एक फर्स्ट ऑफ द काइंड एक इनिशिएटिव शुरू किया, जो कि है कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है। उसका नाम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ठीक है। तो एक बेसिकली एक डेस्क बनाया जाएगा, जो कि एक पुलिस लियाजों ऑफिसर और एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे उस पर, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल्स की जाएंगी। ठीक है। उनको सपोर्ट दिया जाएगा टू फाइल केसेस, जो भी उनसे उनके वायलेंस से रिलेटेड केसेस हैं या डिस्क्रिमिनेशन हुई है उनके साथ, तो उस केस में जो है दे विल फील मोर कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग विद अ ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है। तो अगर अगर एक विक्टिम ट्रांसजेंडर है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि दैट द पर्सन हु इज़ हेयरिंग हिम और हर, तो वो भी जो है वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है। ठीक है। तो काउंसलिंग सर्विसेज मिलेंगी, लीगल एड मिलेगी, लाइफ स्किल्स मिलेंगी, एक तरह से उपलब्ध कराई जाएंगी, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट, जितनी भी उनको हम एक तरह से अपलिफ्ट करने के लिए ट्रांसजेंडर्स को जो भी हम सर्विसेज दे सकते हैं, वो ये वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, वहाँ साइबराबाद की पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर ये सारी लिंकेजेस जो है, ये वेलफेयर स्कीम्स जो है ये प्रोवाइड कराएगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ठीक है। अब हमारा टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि एक तो ट्रांसजेंडर रिलेटेड एक स्कीम निकली है जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कम्युनिटी पुलिसिंग। वो क्या होती है? कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब होता है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो पुलिसिंग में, ताकि जो है एक लोगों के बीच में लिंकेजेस बने, पुलिस का डर ख़त्म हो कि हम आपको अभी डर लगता है पुलिस के साथ इंटरेक्शन में। उससे क्या होता है कि एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है, एक आई एम सॉरी एक गैप क्रिएट हो जाता है पुलिस और आम जनता के बीच, जिससे क्या होता है कि ट्रस्ट डेफिशिएट आता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि क्राइम के टाइम पे कम्युनिटी की हेल्प के बिना कोई भी हम सोसाइटी के हेल्प के बिना कोई भी सोसाइटी जो है वो क्राइम फ्री नहीं हो सकती। तो अगर सोसाइटी जो है, कम्युनिटी है, वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेगी, पुलिस को एक तरह से हेल्प करेगी, और पुलिस उनके साथ एक तरह से अगर सॉफ्ट तरीके से पेश आएगी, तो उससे हम जो है बड़े से बड़े क्राइम को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है कि अच्छे तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक फेयर को रिड्यूस किया जाता है, पुलिस के फेयर को रिड्यूस किया जाता है। और कैसे रिड्यूस किया जाता है? कम्युनिटी की सर्विसेज को ही अवेल किया जाता है, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन जो है पुलिस का वो बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब ज़रूरत क्यों है इसको करने की? क्योंकि आपको पता है हमारा जो इंडियन पुलिस है आज तक, वो इंडियन पुलिस एक्ट जो 1861 का, जो कॉलोनियल टाइम्स में बना है, अभी तक उसी कैरेक्टर के बेसिस पे चल रही है, जिस टाइम पर जो हमारी कॉलोनियल पावर थी, ब्रिटिश पावर थी जो, वो पुलिस का यूज़ करके हमारे जो है डिसेंट को मारती थी, हमारे लोगों को दबाने का काम करती थी। तो आज तक हम वही एक तरह से कैरेक्टर को यूज़ करते आ रहे हैं हमारे पुलिस पे। ठीक है। तो वो
रिप्रेसिव फैशन में आज तक काम करती आई है हमारी पुलिस, जैसा कि उसको पहले आदत है कॉलोनियल मास्टर्स को जब वो सर्व करती थी, ठीक है। तो रिजिड एक यूनिलीनियर मतलब एक सिंगल वे में ही एक जो हायरार्की है उसको फॉलो करती आ रही है कि अब ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, ऑल दैट। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कम्युनिटी स्पिरिट नहीं है, एक तरह से लोगों में भय है पुलिस का, तो उसको कम करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के इंडिया में। एक है जन मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट जो कि केरला का है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एवरी बीट ऑफिसर जो है वो जो है सिटीजन्स जो हैं उस एरिया के उनको जानता होगा, सो दैट पुलिस का इंटरेक्शन बड़े बीट ऑफिसर्स के साथ, और एवरी सिटीजन जो है ही और शी विल बी एक्वांटेड विद बीट ऑफिसर्स। उनका इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो वहाँ पर क्राइम को कम करने में हेल्प होगा। जब आपके आसपास के एक पुलिस ऑफिसर को आपके आसपास के सारे लोग जानते होंगे, जैसे आपने देखा होगा ना सिंघम मूवी में होता है कि जो अजय देवगन होता है वो एक गांव में एक पुलिस वाला होता है, उसको सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जानते होते हैं। सो कहीं पे भी अगर कोई क्राइम की सिचुएशन आती है तो पूरी कम्युनिटी उसको हेल्प कर देती है उस पुलिस ऑफिसर को, और वो क्राइम को हम उसी टाइम पर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर सी ही ये एक प्रोजेक्ट है केरला का। इससे क्या हुआ है कि लोगों में पुलिस का भय भी कम हुआ है और पुलिस को भी हेल्प हुई है टू मिनिमाइज द क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस तमिलनाडु का इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कहा गया है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है ताकि कि वो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बन सकें, और जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है किसी भी क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए वो पुलिस के साथ डायरेक्टली शेयर कर सके, ठीक है। एक है आसवास जो कि असम पुलिस का है, जिसके अंदर पुलिस जो है वो रिहैबिलिटेशन और एक तरह से जो अफेक्शन दिखाती है उन चिल्ड्रन के प्रति, खासकर जो कि इंसर्जेंसी या फिर वायलेंस का टाइम का या टेररिज्म के टाइम पे जो अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं उनको एक तरह से एक सॉफ्ट हार्टेड अप्रोच रख रहे हैं उनकी तरफ, और उनके साथ इंटरेक्शन करती है पुलिस, उनको हेल्प करती है उन चिल्ड्रन को। ऐसे क्लस्टर ऑफ 7 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर जो है एथनिक या टेररिस्ट वायलेंस हुआ है, और वहाँ के जो है कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करके पुलिस जो है ऐसे लोगों को जो कि ट्रॉमा से पीड़ित हैं उनको हेल्प कर रही है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको पुलिस को जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटी की ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सारे लेने पड़ेंगे, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ही नहीं, इसको इंटरनलाइज भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस को बस ये एक जिम्मेदारी लगे कि उनके ऊपर एक ऑफिसर ऐसा बिठा दिया जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है। उनके अंदर से ही एक तरह से उनको इंटरनलाइज करो, ये कि उनको पता लग जाए कि दिस इज़ द रियल वे फॉरवर्ड। ऐसा करके ही हम जो है पुलिसिंग जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स है वो इंटरनल डिस्कशंस में आए पुलिस की, और ताकि जो है क्राइम के जो स्ट्रेटजी बनाती है पुलिस क्राइम को एक तरह से कम करने के लिए, उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का एक रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। जो हमारा कॉलोनियल मॉडल ऑफ अथॉरिटी है जो पहला चला आ रहा है जिसको हमने डिस्कस किया, उसको एक तरह से उससे दूर हटने की हमको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एक फर्म कमिटमेंट होनी चाहिए लोकल पुलिस डिपार्टमेंट की कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, वो रादर देन जो है हमारी गवर्नमेंट्स जो उनको पैसा दे उस आई मीन दिस पॉइंट वांट्स टू से कि गवर्नमेंट के पैसे से ज़्यादा जो लोकल पुलिस अगर कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाती है वो ज़्यादा आपको फ्रूट्स जो है वो उपलब्ध कराएगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी पुलिसिंग के लिए, रादर दैन सिर्फ आप सोच रहे हो कि अगर पुलिस सोच रही है कि फंड्स की जो फंड्स आते रहें उससे हम जो है क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। नो, फंड से भी ज़्यादा जो है अगर कम्युनिटी हम पुलिसिंग करेंगे उससे हम एक तरह से एफिशिएंटली पुलिस डिपार्टमेंट से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है कि सिर्फ ये छोटे छोटे, देखो ये सिर्फ एक एक इनिशिएटिव है ना स्टेट्स का, ठीक है, सिर्फ एक एक इनिशिएटिव से काम नहीं चलेगा। ओवरऑल पुलिसिंग जो है जैसे केरला पुलिस, तमिलनाडु पुलिस या असम पुलिस, जो पूरी पुलिसिंग ही अगर हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग के ग्राउंड पे होगी तो उससे क्या होगा, सिटीजन्स और जो है पुलिस के बीच का जो गैप है वो कम होगा, और हमारी जो है एक तरह से
जो कम्युनिटी है वो हेल्प करना शुरू करेगी तो हमारा क्राइम रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, सोसाइटी में भी एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो अभी एक ड्राफ्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है गोवा का, जो कि ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो है चेन्नई, उसने बनाया है। तो उस पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है, उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे देखने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान या कोस्टल जो रेगुलेशन जोन रूल्स ये सब होता क्या है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं पहले। तो व्हाट आर CRZ नॉर्म्स, तो ये 2011 में रिसेंटली निकाले गए थे। ऑफकोर्स 1990s में सबसे पहली बार निकाले गए थे, बट 2011 के जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि वो अभी एक्टिव हैं। ठीक है, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होते हैं कि जो हमारे ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कि कोस्ट लाइन के आसपास हम करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या चीज़ परमिसिबल है कोस्ट के पास कंस्ट्रक्ट करना, या कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी परमिसिबल है कोस्ट के कितने पास तक परमिसिबल है, उन रूल्स को डिफाइन करते हैं ये कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, तो CRZ 1 देखते हैं जैसे। ठीक है, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में एप्लीकेबल है CRZ 1। ठीक है, तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल 1 है वो हमारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज पर लागू होता है। ठीक है, अभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं, जहाँ पर जैसे मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उन एरिया में कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। सिर्फ ऑफ कोर्स एक्सेप्शन दी है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई ट्रांस हार्बर लिंक सी लिंक बनाना है या रोड बनानी है, तब हम एक एक्सेप्शन दे सकते हैं इस एरिया में किसी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, और बिटवीन लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन। अब ये लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन क्या होती है, आपको पता है जो है हमारे हर महीने एक तरह से स्प्रिंग टाइड्स आती हैं 2 बार। ठीक है, तो ये स्प्रिंग टाइड्स में अगर वो हाई टाइड आ रही है तो हाई टाइड का पानी जहाँ तक जो है जिस एरिया तक जा रहा है उस एरिया को हम कहते हैं हाई टाइड लाइन। ठीक है, और लो टाइड का जो पानी जिस एरिया तक जाता है उसको हम कहते हैं लो टाइड लाइन। ठीक है, तो जो लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन है उस एरिया के बीच में जो कि और अगर वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है, तो वहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ को भी परमिट किया गया है, जैसे कि exploration and extraction of natural gas, construction of basic amenities like schools, roads etc for traditional inhabitants। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ जो है एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है लो टाइड लाइन एरिया को और हाई टाइड लाइन एरिया के बीच का जो हमारा पार्ट है, और अगर वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में नहीं आता है तो वहाँ पर कुछ जो है एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है अंडर CRZ 1। ठीक है, CRZ 2 क्या कहता है, जो कि शोर लाइन एरियाज में एप्लीकेबल होता है। वो शोर लाइन एरियाज कौन से हैं, डिवेलप्ड अप टू द शोर लाइन एंड फॉलिंग विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स। ठीक है, अब ये अगर आप एक तरह से लैंड की तरफ से देखो, मतलब कि आप जैसे समझ लो अगर आप मुंबई को देख रहे हो तो सिटी की तरफ से देखो कि जहाँ तक हमारी शोर लाइन है, ठीक है, और म्यूनिसिपल लिमिट्स में पड़ता है जो एरिया हमारा, जहाँ पर विलेजेस या टाउन, जो कोस्ट के पास विलेजेस या टाउन्स जैसे बसे हुए हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड जोन्स हैं, जो वहाँ पर क्या क्या परमिसिबल है, वहाँ पर परमिसिबल है लैंडवर्ड साइड पर, जो लैंडवर्ड मतलब मुंबई जो सिटी होगी हमारी, जो लैंडवर्ड, अब ये है, अब आपको समझ लो कि ये एरिया है, ठीक है, ये इसके इस पास जो है वो समुंदर है, ठीक है, या और हमारा ये कोस्ट है, तो शोर लाइन जो है उसका जो लैंडवर्ड साइड है, जो हमारा सिटी का जो मतलब जहाँ पर हमारी सिटी बसी हुई है, वहाँ पर जो है लैंडवर्ड साइड पर जो कि हजार्डस लाइन मतलब खतरे की जो एक लाइन है शोर लाइन से पहले, कि इसके आगे तो हम कुछ बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो हजार्डस लाइन से जो पहले का जो लैंडवर्ड साइड का एरिया है वहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं, या कोई और बेसिकली जो बहुत छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो कि नोटिफिकेशन में जो है हमारी CRZ की नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफाई की होगी, उन एक्टिविटीज़ को हम वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब CRZ 3 क्या है, ठीक है, ये है अनडिस्टर्ब्ड एरियाज को क्लासिफिकेशन की गई है इसमें। अब अनडिस्टर्ब्ड एरियाज क्या है ये देखते हैं। ठीक है, एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एंड डू नॉट फॉल अंडर कैटेगरी 1 और 2। ठीक है, जो एरियाज कैटेगरी 1 और 2 दोनों में ही नहीं पड़ते, और रूरल और अर्बन दोनों हो सकते हैं वो, ठीक है, रूरल एरिया भी हो सकता है और अर्बन एरिया भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो ये वाली गाइडलाइन है
ये आपको पहले ही बता दूं कि आपको बताया था मैंने एक्चुअली कि ये 2011 की नोटिफिकेशन की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ना अमेंडमेंट हुई है 2018 में, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट लेट्स सी कि 2011 को हम जो है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या जो है हमारे क्राइटेरिया था, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कहा गया था कि 0 से लेके 200 मीटर्स जो हाई टाइड लाइन से, हाई टाइड लाइन वाला एरिया है उसके 0 से लेके 200 मीटर्स तक, मतलब उस हाई टाइड लाइन के 200 मीटर के की दूरी तक कोई भी डेवलपमेंट जो वो है, कोई भी डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं होगी, ठीक है। तो वो नो डेवलपमेंट जोन उसको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, कि हाई टाइड लाइन का पानी जहाँ तक आता है उससे 200 मीटर दूर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो हमारा नो डेवलपमेंट जोन है, ठीक है। और बहुत ही एक तरह से जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक्सेप्शंस वाली एक्टिविटी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट है, माइनिंग करनी है रेयर मिनरल्स की, या सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना है, सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को ही आप वहाँ पर कैरी आउट कर सकते हो, और अदरवाइज़ कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी वहाँ पर या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कैरी की जा सकती 0 से 200 मीटर्स तक, ठीक है, फ्रॉम हाई टाइड लाइन, ठीक है। एक और कैटेगरी है इसमें जिसमें कहा गया है कि बिटवीन 200 टू 500 मीटर्स ऑफ HTL, ठीक है, 0 से 200 तक तो कोई एक्टिविटी परमिसिबल ही नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शंस के अलावा, ठीक है। अब 200 से 500 के बीच में क्या क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए जो आपको छोटे मोटे जो आपको एक तरह से कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, एक तरह से टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो, ठीक है, जैसे हट्स बना देते हैं, आपको पता है ना कि कोस्टल एरियाज़ में क्या क्या होता है टूरिस्ट के लिए, तो वो परमिटेड है 200 से 500 मीटर हाई टाइड लाइन के जो के बियॉन्ड, ठीक है, ऑफ कोर्स लैंडवर्ड साइड में। अब हमारा है एक CRZ-V जो कि CRZ-4 जो कि है हमारा एक्वाटिक एरिया में, जो पानी के एरिया है हमारा, जो कोस्ट के मतलब पानी वाली साइड, जो जहाँ पर समुंदर की साइड पे जो एरिया है वहाँ पर क्या क्या परमिटेड है, तो उसको डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो एक्वाटिक एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स, हमारी टेरिटोरियल लिमिट्स जो है, जो हमारी जो एक तरह से बेसिकली जो लैंड की लिमिट है उससे लेके लो टाइड लाइन से लेके जो है वहाँ से लेके जो हमारे टेरिटोरियल जो एरिया है हमारा, आपको टेरिटोरियल लिमिट्स जो इसमें कौन सी हैं, जो हमारे एक तरह से समुंदर में, ठीक है, कि इंडिया की टेरिटरी समुंदर में कहाँ तक आती है, उस हमारी जो लो टाइड लाइन आती है, ठीक है, जो लो टाइड आएगी जब, वो उसका पानी जहाँ तक आता है वहाँ से लेके हमारे टेरिटोरियल वाटर्स तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी जो है परमिटेड है, वो है जैसे कि फ़िशिंग, ट्रेडिशनल फ़िशिंग जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ करती हैं, आपको पता है ना, जो हमारे फ़िशरमैन हैं वो चले जाते हैं, तो वो टेरिटोरियल लिमिट्स तक जा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम लो टाइड लाइन, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है और इस एरिया में आपको कोई भी अनट्रीटेड सीवेज या सॉलिड वेस्ट जो है वो आप उसको डंप नहीं कर सकते, मतलब कोस्ट में आप जो है ये सॉलिड वेस्ट जो है उसको डंप नहीं कर सकते, तो क्योंकि उससे जो कोस्टल एरिया का पानी है जो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको एक तरह से परमिट नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हमारा देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि 2018 में एक नोटिफिकेशन आई, शैलेश नायक कमेटी की जो रिकमेंडेशन पर ये नोटिफिकेशन आई थी, और ये नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, जो हमारे CRZ-3 के जो रूल्स थे, जो कि जिसमें अनडिस्टर्ब्ड एरियाज़ को हमने डिफ़ाइन किया था, आपको अभी देखा था हमने 0 to 200 मीटर्स फ्रॉम HTL और 200 to 500 मीटर्स ऑफ HTL, इसके अंदर कैटेगरीज थी, ठीक है। अब ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ थे, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन ने कहा कि CRZ-3 में जो रूरल एरियाज़ में अगर जो हमारे नो डिस्टर्ब जो जोन्स हैं उनको लेके हम कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो CRZ-3 में 2 कैटेगरी डाल दी गई, A और B, ठीक है, रूरल एरियाज़ के लिए सिर्फ, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए ये कैटेगरी को डाला गया, ठीक है। तो इस कैटेगरी में CRZ-3A में कहा गया कि जो गांव या जो रूरल एरियाज़ जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से, उस एरिया में जो नो डेवलपमेंट जोन है वो 0 से 2000 नहीं, वो आई एम सॉरी 200 नहीं, 0 से 200 जो पहले था वो नहीं, अब वो 0 से 50 रहेगा, ठीक है। तो पहले मतलब
हाई टाइड लाइन के जो लिमिट थी उससे 200 मीटर तक एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं थी, उसको 200 मीटर को कम करके उन्होंने कहा कि चलो 50 मीटर तक जो है वो नो डेवलपमेंट जोन होगा, वहाँ पर कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं होगी, 50 से बियॉन्ड आप बना सकते हो, ठीक है। और वो भी कौन से एरियाज़ में, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ हैं। अब ये क्यों किया गया, बिकॉज ये जो 0 से लेके पहले 200 मीटर तक की लिमिट लगाई हुई थी, तो ये रूरल एरियाज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज और उनको कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने, जो शैलेश नायक कमेटी है उसने कहा कि ये 150 मीटर का बेसिकली जो एक एरिया है ये हमारा अनयूज्ड पड़ा है, इसको हमको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब इसका इन्वायरमेंट पर नुकसान होगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको अलाउ कर दो। तो 0 से 50 मीटर तक को की जो है उसको एक तरह से 0 से 200 से लेके उसको 50 मीटर तक एक तरह से रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया, ठीक है। CRZ जो 3 का जो बी हमारा जो कैटेगरी है, उसमें कहा गया कि जो 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो 2000 एक तरह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिन रूरल एरियाज़ की 2161 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है एज़ पर 2011 सेंसस, उनमें वही पुराना जो हमारा 0 से 200 की जो लिमिट है वो रहेगी, ठीक है। तो मतलब कि जो रूरल एरियाज जो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं थे, उनमें वही पुरानी जो 0 से 200 मीटर की जो HTL तक की जो लिमिट थी उसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। फिर एक और चेंज किया गया, उन्होंने कहा कि नो डेवलपमेंट जोन। अब देखो ये जो हमारे जो CRZ नोटिफिकेशन है ना, ये हमारे कोस्टल टेरिटरी पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो आइलैंड्स होते हैं उनके लिए हमने नो डेवलपमेंट जोन जो है वो सिंपल क्राइटेरिया रखा होता है कि वो कितने मीटर तक जो है, समझ लो कि 0 से 100 मीटर तक उनके आइलैंड्स के आसपास जो है कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, या ऐसे बेसिकली रूल्स बनाते हैं हम, ठीक है। तो 2018 में ये रूल बनाया गया कि नो डेवलपमेंट जोन जो है वो 0 से 20 मीटर रहेगा फॉर ऑल आइलैंड्स, ठीक है। कि आइलैंड्स के जो हमारा जो हाई टाइड लाइन होती है बेसिकली, उसके 20 मीटर तक की दूरी का तक पर कोई भी जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर आइलैंड्स क्लोज टू द मेन लैंड कोस्ट एंड फॉर ऑल बैक वाटर आइलैंड्स इन द मेन लैंड, उनकी स्पेस उनकी, क्योंकि अब 20 मीटर क्यों किया गया 200 मीटर से, बिकॉज उनके पास पहले ही जो है वो लैंड की कमी है, आइलैंड बहुत छोटे होते हैं, तो अगर उसमें से भी हम 200 मीटर को हम छोड़ने लग जाएंगे तो इनके में तो एक तरह से हम इकोनॉमिक जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, और एक तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए उसको NDZ जो है उसको नो डेवलपमेंट जोन को 20 मीटर तक जो है वो कर दिया गया है, ठीक है, 2018 की नोटिफिकेशन के बाद से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गोवा में कन्फ्लिक्ट क्या हुआ है, गोवा में क्या एक तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है। तो अब हमने देख लिया ना CRZ रूल्स क्या होते हैं, CRZ होता क्या है, कोस्टल जोन जो है मैनेजमेंट प्लान, ये क्या था। तो 2011 का प्लान है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, जिसमें कि लाइवलीहुड्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ को जो कि कोस्टल एरियाज़ के आसपास रह रही हैं उसको भी सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, और कोस्टल जो स्ट्रेचेज़ हैं उसके जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसी के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान निकाला गया, जिसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की गई कि आप ऐसा इतना कर सकते हो काम, यहाँ पर इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सकते हो एंड ऑल दैट, जो अभी हमने देखा है, ठीक है। तो CRZ की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर था कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अपने अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स बनाएं कि कौन कौन सी जो एरियाज़ जो हैं वो, मतलब अब जैसे समझ लो गोवा है, उनको कहा कि गवर्नमेंट ने तो एक ब्रॉड क्राइटेरिया दे दिया ना कि 0 से 200 मीटर या फिर समझ लो 50 मीटर तक ये चीज़ें परमिटेड हैं, ये चीज़ें नहीं परमिटेड हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, वो तो स्टेट्स करेंगे ना कि हमारे जो ये बीच है उसका इस एरिया से लेके इस एरिया तक, मतलब मैप में आप देखें कि A पॉइंट से लेके जो B पॉइंट के बीच में कौन कौन से एरियाज़ आ रहे हैं, उसका जो काम है वो स्टेट्स का है, स्टेट्स उसको आइडेंटिफाई करेंगी, ठीक है। तो स्टेट्स को कहा गया और यूनियन टेरिटरीज जो कि कोस्टल एरियाज़ पे यूनियन टेरिटरीज थी, उनको कहा गया कि आप अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो है उसके मैप्स जो बनाओगे वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो गोवा ने ये काम जो है, जो NCSCM जो है हमारा ऊपर जिसको हमने देखा था, जो कि है हमारा नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई, इसको ये जो है ये जिम्मेदारी दे दी गोवा ने
कि आप हमारे लिए हमारे बिहाफ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आप हमारे लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाओ, ठीक है। तो 2014 से इसने NCSCM जो है इसने गोवा के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाया, ठीक है। तो अब इस ड्राफ्ट को भी रिसेंटली जो है वो रिलीज़ किया गया और कहा गया 30 दिन का टाइम दिया गया इन्वायरमेंटलिस्ट को और लोकल बॉडीज़ को और पार्टीज़ को कि या लोगों को बेसिकली कि आप अपने कमेंट 30 दिन के अंदर अंदर दो कि जो हमने प्लान बनाया ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये चीज़ लीगल नहीं है कि आपने हमको बहुत कम टाइम दिया है, सिर्फ 30 दिन की लिमिट दी है, जबकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि 60 डेज़ की का टाइम देना चाहिए आम जनता को या कम्युनिटीज़ को ऐसे प्लान्स के ऊपर कमेंट करने के लिए और इसमें सजेशंस को सजेस्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अब कहा गया है इसमें जो गोवा फाउंडेशन है एक उस वो कह रही है कि जो बीच एरियाज़ की रीजोनिंग की जा रही है, ठीक है, कि मतलब क्या पहले 0 से 200 मीटर था, ठीक है, उसके बाद अब 0 से 50 मीटर कर दिया गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो ये रीजोनिंग की जा रही है इसके अंदर जो है कोई लीगल बेसिस नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो है एरियाज़ उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, कुछ एरियाज़ को इंक्लूड कर दिया गया है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है जो पावरफुल इंटरेस्ट थे उनको, जो पावरफुल इकोनॉमिक लॉबीज़ थी उनको आपने ख्याल ज़्यादा रखा है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर कहा गया है कि बहुत सी इललेजिटिमेट कंस्ट्रक्शंस थी, उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी उनको एक तरह से लीगलाइज करने के लिए आपने उनको जो है एक तरह से मैप में अपने इंक्लूड कर लिया है सो दैट दे विल बी लेजिटिमाइज्ड। और इस अगर ये जो आपने एक्टिविटी की है जिस जो आपने एक तरह से इललेजिटिमेट जो हमारी कंस्ट्रक्शंस थी जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उनको आपने जो है लीगलाइज करने का एक तरह से इस प्लान के थ्रू, इस मैप के थ्रू अगर आपने लीगलाइज किया तो ये एक तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि 254 ऐसे मैप्स हैं जिसमें बहुत सारे विलेजेस और म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं उनको मिस कर दिया है, ठीक है, इस जो प्लान ने, ठीक है, जो कि NCSCM ने बनाया है। उसमें बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो म्यूनिसिपल एरियाज़ और विलेजेस हैं उनको मिस कर दिया गया, ठीक है। बहुत से ऐसे होम्स या चर्चेज़ हैं जिनको इस प्लान से मिस कर दिया गया है, मैप बनाने में एक तरह से इनएडिक्वेसीज हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है गोवा में और ये कोर्ट में केस जाएगा एंड ऑल दैट, सो वील हैव टू लुक फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अभी हमारी होम मिनिस्ट्री जो है उसने एक तरह से गाइडलाइन दी है, एक तरह से नोटिफिकेशन में एक उन्होंने कहा है कि जो हमारे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं इन टर्म्स ऑफ जो वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं या जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या JEE मेंस देते हैं, जो भी हमारे पढ़ने के लिए एक तरह से जो हमारे ऑल प्रोफेशनल टेस्ट देते हैं उसमें वो ये नहीं क्लेम कर सकते OCI कार्ड होल्डर्स कि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बराबर हैं, ठीक है। तो उनको जो NRI कोटा है उसी के अंदर ही जो है सीट्स जो अवेलेबल हैं उसी वो उसका ही फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जनरल सीट्स जो कि हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल हैं उसके अंदर वो अपना क्लेम नहीं डाल सकते बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते कौन है, ठीक है। तो हमारी होम मिनिस्ट्री डिफाइन करती है कि एक सिटीजन एक OCI कौन हो सकता है, अ पर्सन हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो इंडियन रिपब्लिक की फॉर्मेशन से बाद या फिर उस दिन जो सिटीज़न रहा हो या फिर वो एक एलिजिबल रहा हो उस टाइम सिटीज़न बनने के लिए या फिर उस पर्सन का चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड हो जो कि फॉरेन में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग हैं उनको OCI कार्ड मिल जाता है, वो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो लोग असल में तो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, समझ लो कि UK में जैसे अगर जो रह रहे हैं कि वो इंडिया के सिटीजन्स बनने के लिए एलिजिबल थे लेकिन वो फॉरेन पासपोर्ट्स उनके पास UK का पासपोर्ट है, ऑफ कोर्स उनके पास सिटीजनशिप जो है वो वहाँ की है, UK की सिटीज़नशिप है और वो इंडिया के सिटीज़न नहीं है, उन्होंने इंडिया के सिटीज़न नहीं ली हुई है, उनको हम कहते हैं OCI सिटीजन्स, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा सेक्शन 7B जो है वो अलाउ करता है, सिटीजनशिप एक्ट का जो सेक्शन B है उसके अंदर जो है ये OCI जो है कैटेगरी
अलाउड है, ठीक है। तो अब क्यों ये OCI कैटेगरी निकाली गई? बिकॉज इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के भी सिटीजन हो और आप यूके के भी सिटीजन हो, या यूएस के सिटीजन भी हो और आप इंडिया के सिटीजन भी हो, ठीक है। तो इसका मिडल ग्राउंड निकालने के लिए कि जो हमारे बहुत सा डायस्पोरा जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहा है और वो इंडिया के साथ भी जुड़ा रहना चाहता है, तो उसके लिए ही जो है हमने OCI स्कीम निकाली थी, ठीक है। तो 2005 में बेसिकली स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये OCI जो है ये तब एलिजिबल नहीं होगा वो पर्सन अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हों, ठीक है। तो उस केस में जो है OCI को जो है वो कार्ड नहीं मिल सकता उस पर्सन को, ठीक है। अब बेनिफिट्स के मिलते हैं OCI कार्ड होल्डर्स को कि वो इंडिया में मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर 5 साल के बाद, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ना 11 साल का एक तरह से क्राइटेरिया होता है, बट ये लोग जो हैं वो 5 साल के बाद जो है इंडियन सिटीजनशिप को अलाउ एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स दिए गए हैं, इनको एक तरह से डिफरेंशिएट किया है हमने बाकी फॉरेनर्स के साथ के कंपैरिजन में। इनको थोड़ी सी स्पेशल प्रिविलेज दी है कि आपके लिए हमने अलग से ही इमिग्रेशन काउंटर्स बना रखे हैं, ठीक है। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं वो कर सकते, और एग्रीकल्चर जो या फार्म लैंड वो इंडिया में नहीं परचेज कर सकते, ये उनके ऊपर एक लिमिटेशन है, ठीक है। इवन वो पैन कार्ड तक भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। ये देख रहे हो ना आप। अब ये रीसेंट गाइडलाइंस क्या कह रही हैं कि कोई भी मिशनरी एक्टिविटी, माउंटेनरिंग या जर्नलिज्म या फिर जो तबलीग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इंडिया में कंडक्ट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो FRRO होता है, उनके परमिशन के बिना आप ये एक्टिविटीज़ इंडिया में नहीं कर सकते, इवन अगर आप OCI कार्ड होल्डर हो, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्या, क्यों ये केस इंपॉर्टेंट है या क्यों न्यूज़ में आया है? बिकॉज बहुत सारे OCI कार्ड होल्डर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स थी जो इन एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जो ये हमारे मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हमने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं कि हम जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो आप हमें क्यों नहीं इसका जो है बेनिफिट देते, ठीक है। तो MHA ने क्लैरिफाई किया कर्नाटका हाई कोर्ट को कि स्टूडेंट्स जो कि OCI कार्ड के जो एक तरह से OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनको हम NRI कोटा में गिनते हैं, और वो इंडियन सिटीजन्स के जो है कोटा में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 2 दिसंबर 15 2020 में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने कहा कि नहीं, उनको आप OCI कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही मानो फॉर पर्पसेज ऑफ एडमिशन, ठीक है। लेकिन उसको ओवर रूल करने के लिए अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन निकाली है MHA ने, और कहा है कि एक तरह से इसको लीगल टीथ दिए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि OCI कार्ड होल्डर जो हैं उनको पैरिटी NRIs के तरह ही मिलेंगी व्हेन दे आर अपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट्स, ठीक है। तो ये मैटर को रेस्ट पे डालने के लिए एक तरह से MHA ने एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो NRIs की कैटेगरी में ही इंडिया में जो है पढ़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एंड दे विल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जनरल सीट्स विच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो these are topics for today. So we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.